औरत ने अभी अपनी सीट बेल्ट बांधी ही थी कि प्लेन अचानक हिला और आदमी छत से टकरा गया। फिर खिड़की टूट गई, प्लेन का दरवाजा खुल गया और आदमी बाहर निकल गया। जवान आदमी ने जल्दी से औरत का पैर पकड़ लिया, बाल बाल बचा। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। किसी और ने उन्हें पकड़ लिया और काट लिया। बचने के लिए बालते आदमी ने औरत का गला कसकर दबा दिया। मुश्किल के समय औरत ने एक कांटा उठाया, रोई और जवान आदमी के हाथ में घोंप दिया। वे दोनों बाहर निकल गए। औरत ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल प्लेन समुद्र में क्रैश हो गया। औरत ने अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश की, लेकिन वह पानी में डूब गई। वह काफी देर तक उड़ती रही। फिर आखिरकार उसने उसे खोला, लेकिन वह पानी से घिरी हुई थी और उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। जल्दी से सोचकर वह लकड़ी के एक टुकड़े से कसकर चिपक गई। जब वह जागी तो उसने खुद को एक बीच पर पाया। करीब से देखने पर उसे एहसास हुआ कि यह एक आइलैंड था। उसने कुछ देर तक खोजा। जियामी ने आगे किसी को देखा और देखने के लिए दौड़ी। वह कंपनी का सीईओ दाजुआंग निकला, लेकिन वह उसे जगह नहीं सकी, चाहे उसने कितना की दाजुआंग के पैर में चोट लगी थी। जियामी उसे एक नारियल के पेड़ के पास ले गई, कुछ पत्ते तोड़े और डंडियों का सहारा लेकर एक अस्थायी छत बनाई ताकि दाजुआंग धूप में झुलसे नहीं। फिर उसने एक गड्ढा खोदा, ऊपर पत्ते रखे और नीचे नारियल के गोले रखे। अगले दिन उसने पानी के 4 कटोरे जमा किए। जियामी ने कुछ घूंट पिए और दाजुआंग आखिरकार जाग गया। जियामी ने उसे थोड़ा पानी पिलाया। क्योंकि जियामी अक्सर सर्वाइवल शो देखती थी, इसलिए उसने आग से आग जलाने का एक तरीका इस्तेमाल किया। आग से वे खाना बना सकते थे। जियामी ने एक मछली ग्रिल की, लेकिन जब उसने वह दाजुआंग को खिलाई तो उसने बहुत नफरत दिखाई। जियामी उस हैंडसम और अमीर आदमी के साथ अकेले रहने के लिए बहुत उत्साहित थी। अचानक दाजुआंग ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, तुम मेरे लिए काम कर रही हो, मेरा ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह सुनकर जियामी को बहुत गुस्सा आया। वह चुपचाप अपना सामान लेकर चली गई। पूरे एक दिन से दाजुआंग को पानी की एक बूंद भी नहीं मिली थी। उसे भूख से चक्कर आ रहे थे और मुंह से झाग निकल रहा था। उस रात तेज हवा ने उनका घर उड़ा दिया। अगले दिन चिलचिलाती धूप में वह आखिरकार और बर्दाश्त नहीं कर सकी और जमीन पर बिना हिले डुले पड़ी रही। यह देखकर उसको धन्यवाद दिया और उसे थोड़ा पानी दिया। दाजुआंग ने उसे खाना खिलाने से पहले बस मन मारकर अपनी कही बात के लिए माफी मांगी। फिर जियाओ मेई ने दाजुआंग का ख्याल रखा। उस दिन खाना ढूंढते समय उसने अचानक जमीन पर कई पैरों के निशान देखे। एक जंगली सुअर ने उसे जमीन पर गिरा दिया। जियाओ मेई उठी और भागने के लिए मुड़ी, लेकिन सुअर उसे जाने नहीं दे रहा था। जियाओ मेई एक पेड़ पर चढ़ गई और छलांग लगा दी। उसके लंबे बाल सुअर की पीठ में चुभ गए और सुअर पूरी तरह से पागल हो गया। वह पलटा और हमला कर दिया। जियाओ मेई ने एक छड़ी उठाई और सुअर उस पर हमला कर दिया। इसीलिए उस रात जियाओ मेई ने स्वादिष्ट भुने हुए हिरन के मांस का मजा लिया। उसने थोड़ा पानी डाला और उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। अगले दिन जब जियाओ मेई खाना ढूंढ रही थी तो उसे अचानक एक यॉट दिखाई दिया। वह चिल्लाना चाहती थी, लेकिन रुक गई और चुपचाप एक पेड़ के पीछे छिप गई, क्योंकि उसे दाजुआंग के साथ अपनी जिंदगी की आदत हो गई थी। लेकिन जब वे वापस आए तो दाजुआंग ने कहा, हमें एक बांस की नाव बनानी होगी और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। जियाओ मेई ने कहा कि बांस की नाव समुद्र पार नहीं कर सकती और दोनों में बहस हो गई। दाजुआंग अकेले रहना और एक घर बनाना चाहती थी, लेकिन उसे अपनी लाड प्यार वाली जिंदगी की आदत थी और उसे रस्सी बांधना भी नहीं आता था। उसने लकड़ियों को आपस में रगड़कर आग जलाने की कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी उसे चिंगारी नहीं मिली। जब बारिश हुई तो उसने थोड़ा पानी इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन बारिश रुक गई और वह अभी भी खत्म नहीं कर पाई थी। भूख से परेशान होकर उसने एक कीड़ा देखा, जोश में दौड़ी, उसे पकड़ा और अपने मुंह में भर लिया। उसका स्वाद या खाना खा रही थी, जिससे दाजुआंग दुखी हो गया। वह बस अपनी गलती मान सकता था और फिर से सरेंडर कर सकता था। आखिरकार उसे जियाओमी से माफी मिल गई। 3 हफ्ते बाद दाजुआंग का पैर धीरे धीरे ठीक हो गया। वह और जियाओमी साथ में खाना ढूंढ रहे थे और अमेरिका की तारीफ कर रहे थे। जैसे ही जियाओमी चल रही थी, अचानक उसका पैर फिसल गया, लेकिन किस्मत से उसने एक बेल पकड़ ली। दाजुआंग की मदद से वह आखिरकार वापस ऊपर चढ़ गई। उनके रिश्ते जल्दी ही अच्छे हो गए और उन्हें ज्यादा से ज्यादा खाना मिलने लगा। लेकिन दाजुआंग अभी भी जिद पर अड़ी थी। एक दिन बांस की नाव का खाना खाते समय जियाओमी ने अचानक अपनी आंखों में कीड़े देखे। उसने अपना पेट पकड़ा और कराहने लगी। पता चला कि दाजुआंग ने उसे जहरीला खाना दिया था। फिर उसने बांस की नाव को समुद्र में खींच लिया और आइलैंड से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसने जो नाव बनाई थी वह बहुत कमजोर थी और थोड़ी ही दूर जाने के बाद वह एक लहर में बह गई। वह समुद्र में गिर गई। दयालु जियाओमी ने उसे बचाया। ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। स्क्विड खाने के बाद दाजुआंग पैरालाइज्ड हो गई और हिल नहीं पा रही थी। सजा के तौर पर जियाओमी ने अपनी पैंट उतारी, खंजर को आग पर गर्म किया और फिर अचानक दाजुआंग को चौंका दी, जो सिर्फ कराह सकी। किस्मत से वह सिर्फ एक चूहा था। अगर ऐसा दोबारा होता तो वह सीरियस हो जाती। दाजुआंग तैयार नहीं थी, लेकिन बेबस थी। उस दिन जब जियाओमी काम कर रही थी तो उसे अचानक एक मोटर की आवाज सुनाई दी। दाजुआंग की मंगेतर उसे ढूंढने आई थी। जियाओमी ने बहुत एक्साइटेड होने का नाटक किया, यह जानने के बाद कि उसने उन्हें बचा लिया है। वह उन्हें पहाड़ पर ले गई। जब वे ढीली मिट्टी से गुजरे तो जियाओमी ने टूर्निकेट बांधने का नाटक किया, जिससे वह औरत किनारे पर चलने को मजबूर हो गई। औरत गलती से गिर गई। एक बूढ़े आदमी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और जैसे ही उन्हें ऊपर खींचा जाने वाला था, जियाओमी ने एक पत्थर ऊपर उठाकर पटक दिया, जिससे वे दोनों गिर गए। वह कैंप में ऐसे लौटी जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगले दिन जब दाजुआंग एक जंगली सुअर पकड़ रहा था तो उसने गलती से एक पेड़ की टहनी तोड़ दी। सुअर ने आवाज सुनी और भाग गया, लेकिन जमीन पर एक हाथ पड़ा था। पास जाकर देखने पर उसने उंगली में एक जानी पहचानी हीरे की अंगूठी देखी। दाजुआंग गुस्से से भर गया। वह तुरंत सब कुछ समझ गया और पागलों की तरह वापस भागा, यह जानने की कोशिश करते हुए कि जियाओमी ने उसकी मंगेतर को क्यों मारा। जियाओमी के लगातार बहाने बनाने के बावजूद दाजुआंग को उस पर यकीन नहीं हुआ। जियाओमी ने एक खंजर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह दाजुआंग के हाथ में आ गया। डरकर वह मुड़ी और भाग गई।
दाजुआंग लगातार उसका पीछा करता रहा। वह एक पेड़ के पास पहुंचा और उसे सिर्फ एक जोड़ी जूते दिखे। फिर एक हाथ से उसका गला घोंट दिया गया। खंजर जमीन पर गिर गया। दाजुआंग पेड़ पर घुमा, जियाओमी के बाल पकड़े और उसे जमीन पर पटक दिया। जियाओमी को पता चला कि उसके सिर का एक टुकड़ा गायब है और वह गुस्सा हो गई। दोनों फिर से लड़ने लगे। हालांकि दाजुआंग ताकतवर था, लेकिन वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वे बराबरी के थे और किसी को भी बढ़त नहीं मिली। जियाओमी के खंजर उठाने के बाद ही उसे बढ़त मिली। दाजुआंग पहाड़ों में भाग गया। दूसरी तरफ पहुंचने के बाद वह आगे एक विला था। जोश में वह दौड़ा तो देखा कि घर खाली था। उसने अभी पानी का एक घूंट ही पिया था कि लाइट चली गई। फिर उसने जियाओमी की आवाज सुनी। ये बाबा माजा के तमिल से मैंने की आवाज सुनी। पता चला कि उसने बहुत पहले ही उस आइलैंड को खोज लिया था। लोगों को वहां सामान ले जाते देखा था, पासवर्ड हासिल किया था और खंजर लेकर उसे अपने सप्लाई डिपो के तौर पर इस्तेमाल किया था। फिर जियाओमी एक शॉटगन लेकर बाहर आया। दाजुआंग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। बहुत माफी मांगते हुए कहा कि उसे पता है कि वह गलत था। जब जियाओमी नहीं देख रही थी तो उसने हाथी दांत से उसके हाथ पर खरोंच लगाई और जबरदस्ती शॉटगन ले ली। जियाओमी ने एक गोल्फ क्लब उठाया। दाजुआंग ने ट्रिगर दबाया, लेकिन वह खाली था। जियाओमी ने गोल्फ क्लब उठाया और कुछ तेज झटकों से उसका सिर फोड़ दिया। आखिर में जियाओमी को दाजुआंग की सारी जायदाद विरासत में मिली और उसने अपनी फिजूल खर्ची वाली जिंदगी से रिटायरमेंट ले लिया। माओ माओ मूवीज आपको सिनेमा की दुनिया में ले जाती है।